हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी चैप्टर 1। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है तो देखिए, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in a part at least of a financial character and interpreting the result thereof। मतलब इसका इन डिटेल जो हम मतलब बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें अकाउंटिंग का जो मतलब होता है वो होता है रिकॉर्ड करना। यानी कि हमारे पास जो बहुत सारे, मान लो कि हमें डाटा दे रखे हैं, कोई अकाउंटेंट है, कोई सीए है, उसको बहुत सारे डाटा दे रखे हैं, तो उसको इन सभी डाटा को ऐसे क्लासिफाई करना, यानी बांट देना, इन सभी डाटा को क्लासिफाई कर देना। मान लो कि ये डाटा जो है वो रिलेट करता है सप्लायर से, ये डाटा जो है रिलेट करता है क्रेडिटर से, ये डाटा जो है रिलेट करता है डेटर से। इन सभी डाटा को क्लासिफाई करना है पहले, फिर इन सभी डाटा को समराइज़ करना है एक अच्छे मैनर में। ये नहीं कि ऐसे इसी किसी भी तरीके से समराइज़ करना नहीं, एक अच्छे मैनर से समराइज़ करना है। और ये सब जो होगा ना, वो हमारा किन टर्म्स में होना चाहिए? वो हमारा इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है वो हमारे इन टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। फिर ये जो डाटा है वो हम अपने पास रखेंगे नहीं, हम इसको फर्दर अपने हेड को ट्रांसफ़र कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ये डाटा चाहिए होगा डिसीजन प्रोसेस के लिए, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस पता लगाने के लिए। तो अकाउंटिंग इसलिए की जाती है। अकाउंटिंग का मेन फंडा ये होता है कि रिकॉर्ड करना है। किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है? जो मनी टर्म्स में होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन्स जो मनी टर्म्स में होंगे हम उन्हीं को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट। टॉपिक है हमारा एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है एक टाइप से आप फीचर्स भी बोल सकते हो, इसको हम फीचर्स भी बोल सकते हैं। फीचर्स, एट्रीब्यूट, ये सब सेम है। फीचर्स हो गए या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये सब सेम है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, यानी आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, यानी उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जो मनी के टर्म्स में होनी चाहिए। जो मनी के टर्म्स में नहीं है उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। प्रोसेस का मतलब ये, हम इस प्रोसेस में उसी को रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजैक्शंस मनी के टर्म्स में होंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व आइडेंटिफाई ट्रांस दैट आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, यानी उसमें कुछ फाइनेंस वाला वर्ड होना चाहिए, कुछ फाइनेंस नेचर होना चाहिए, ठीक है। वो किसी मतलब कि साइकोलॉजिकल या सेंटिमेंटल वर्ड्स नहीं इंक्लूड होने चाहिए, उसमें पैसा इंक्लूड होना चाहिए, मनी इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन्स, यानी ये जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एक करेंसी में रिकॉर्ड करना है। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी, रुपी में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। बाकी देश की जो करेंसी होगी उसमें रिकॉर्ड करना है, उनको अपने देश में उस चीज़ में रिकॉर्ड करना है। जैसे हम इंडिया में है, मान लो मेरा अमेरिका के साथ भी डील होता है, तो उनके साथ मान लो मेरा डील डॉलर में हो रहा है, लेकिन तब भी मुझे अपनी ही कंट्री, यानी लिखा है ना, करेंसी को रिकॉर्ड करना है जो उनकी कंट्री है। मेरी क्या कंट्री है? रुपी, तो मैं रुपी में ही रिकॉर्ड करूँगी। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, यानी मुझे रिकॉर्ड क्या करना है? सबसे पहले ही देख लिया था, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हमें उसको किस टर्म्स में रिकॉर्ड करना है? मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। मतलब इन सबको हम क्या करते जा रहे हैं? रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। उनकी एक प्रॉपर बुक बनती है, जर्नल बनती है। जर्नल हम आगे फर्दर चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि जर्नल क्या होता है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, वही अभी हम पढ़ रहे हैं, हम एट्रीब्यूट्स ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं, सब फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं क्लासीफाई करना। क्लासीफाई, जैसे देखो ये अकाउंटेंट है, ठीक है, इसके पास बहुत सारे डाटा है, इसने इन सभी डाटा को क्या किया? सभी डाटा को क्लासीफाई कर दिया, बांट दिया। जैसे कि राम का ये डाटा है, श्याम का ये डाटा है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों, यानी इन सब डाटा को क्या कर दिया? इसने क्लासीफाई कर दिया, बांट दिया। इसका मुझे जितना भी चीज़ रिकॉर्ड करना होगा राम का, वो राम की बुक में रिकॉर्ड करूँगी। श्याम का जितना चीज़ रिकॉर्ड करना होगा वो मैं श्याम की बुक में रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। तो क्लासीफाई का मतलब ये होता है कि हम उसको बांट दे रहे हैं, मतलब एक सिमिलर नेचर का जो ट्रांजेक्शन्स है ना उसको एक जगह रिकॉर्ड करें। उसके लिए हमने एक अकाउंट्स को ओपन कर दिया। जैसे राम के अकाउंट्स को ओपन कर दिया तो राम की बुक में राम के ही नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स है वो रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट आता है समराइज़ करना, यानी कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को बांट दिया, क्लासीफाई कर दिया, उन सभी चीज़ों को एक जगह में इकट्ठा करके लिख रही हूँ। मतलब एक
शॉर्ट में लिख रहे हैं हम कि हाँ मुझे डायरेक्ट पता चलता है इससे कि क्या है, जैसे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हम आगे 11th में भी 12th में भी ये सब चीज़ें हमारी हर जगह काम आती रहेंगी। ये सब चीज़ें हमें अच्छे से डिटेल से बनानी होगी। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है, फिर ट्रेडिंग P&L अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, ठीक है। एक अच्छे मैनर में बनाना, ये नहीं कि कैसे भी बना दिया तुमने, नहीं, एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में बनाना है जो सामने वाला उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। और हम बहुत से अपने यूज़र्स को देना है। यूज़र्स क्या होते हैं, यूज़र्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल यूज़र, एक होता है एक्सटर्नल यूज़र। ये दो यूज़र्स के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ये इसी चैप्टर का पार्ट है, यूज़र्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वापस वही है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग के आगे के फर्दर पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। इंटरप्रिटेशन तो देखो क्या है, फाइनेंशियल डाटा इज एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड सो दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा कैन मेक अ मीनिंगफुल असेसमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मीन्स जो हमारे फाइनेंशियल डाटा, मान लो कि जैसे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट ने अब डाटा को ऊपर वाले यानी कि CEO को दिया या मैनेजर को दिया, ठीक है। उस मैनेजर ने उस डाटा को एनालाइज किया, यानी उसको अच्छे से देख रहा है कि उसमें क्या कमी है, हमारा कहाँ पे ज़्यादा खर्चा हुआ, कहाँ पे कितना खर्चा हुआ, उस खर्चे को मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, अगर वो खर्चा ना करता तो मैं कहीं और डाल देता तो मुझे कितना बेनिफिट होता। तो उसको एनालाइज कर रहा है और अपनी पोजिशंस पता लगा रहा है कि मेरी पोजिशन क्या है मार्केट में, मैं मार्केट में किस पोजीशन पर स्टैंड करता हूँ, मेरी रैंक क्या है मार्केट में, ठीक है। और फिर उस डाटा को कम्युनिकेट कर देते हैं हम अपने यूज़र्स को। यूज़र्स वापस वही हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यूज़र्स दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग। व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में। देखो बुक कीपिंग का मतलब क्या है, इधर मैंने बेसिस लिख रखा है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना होगा, डिफरेंसेस, बेसिस देन बुक कीपिंग देन अकाउंटिंग। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारा स्कोप, यानी बुक कीपिंग जो होता है उसका वर्क क्या होता है, वो किससे कनेक्टेड होता है, किससे कंसर्न होता है, किससे कंसर्न होता है। सबसे पहले वो क्या करता है, जो हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े ना वही लाइन वाइज एट्रीब्यूट थे। क्या कहते हैं, सबसे पहला एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई किया, देन उसको रिकॉर्ड किया मनी के टर्म्स में, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासीफाइंग, देन समराइजिंग, देन एनालाइजिंग, देन कम्युनिकेटिंग। तो इन्हीं 7 स्टेप को ना हमने बांट दिया है इन दो के बीच में। जैसे बुक कीपिंग के बीच में कैसे बांटा है, बुक कीपिंग क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा सबसे पहला चीज़, देन उसको रिकॉर्ड करेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। दूसरा फिर थर्ड क्या रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड, नॉर्मली रिकॉर्ड, देन क्लासीफाई। यानी कि जो हमने जो एट्रीब्यूट्स पढ़े ना उसके ये 4 पॉइंट कंसर्न है बुक कीपिंग से। आगे के जो 3 पॉइंट्स थे ना, क्या थे आगे के 3 पॉइंट्स, आगे के 3 पॉइंट्स थे जैसे समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, वो ये करता है अकाउंटिंग। इतना ध्यान रखो जो बुक कीपिंग है ना वो प्राइमरी स्टेज होता है, यानी पहले बुक कीपिंग की जाएगी तभी अकाउंटिंग की जा सकती है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी स्टेज है। देन आता है ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी जो पर्सन बुक कीपिंग कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉर्मली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्ड करना है, जस्ट मुझे रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एनालाइज करना है, मुझे पता लगाना है कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, मेरी बिजनेस में तो मेरी पोजिशंस क्या है। नॉर्मल में बताऊँ तो बुक कीपिंग जो ना जस्ट छोटा सा वर्क है और अकाउंटिंग उससे एक बड़ा वर्क है। ये बुक कीपिंग का एक छोटा सा वर्क है और अकाउंटिंग उससे बहुत बड़ा वर्क है, ठीक है। तो ये जूनियर स्टाफ के थ्रू किया जाता है और ये सीनियर स्टाफ के थ्रू किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, ये स्लाइड यहाँ पर शो नहीं हो रही है, आप यहाँ पे लिख देना परफॉर्मेंस में, इट इज़ डन बाय द जूनियर स्टाफ, इट इज़ डन बाय द सीनियर स्टाफ। और नेचर ऑफ जॉब देखो, ये जो जॉब होता है, जैसे रोज़ हमारे पास ट्रांजेक्शन्स कुछ आते रहते हैं कि हमने कुछ गुड्स बेचे हैं, सेल किया, परचेज़ किया, ये क्या है, डेली वर्क है, रूटीन, डेली नेचर है। और ये हम एनालाइज कब करेंगे, मान लो 1 महीने बाद करेंगे या 1 साल बाद करेंगे, यानी ये डेली नेचर नहीं है, रूटीन नेचर का नहीं है, एनालिटिकल है और डायनामिक है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब क्या है, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा मतलब ये है कि बुक कीपिंग जो है ना वो जूनियर स्टाफ के थ्रू किया जाता है एंड अकाउंटिंग जो है वो सीनियर स्टाफ के थ्रू किया जाता है, ओके। बुक कीपिंग जो पहले 4 स्टेप से कंसर्न होता है एंड अकाउंटिंग जो होता है फर्स्ट, तब 4 के बाद जो फर्दर 3 स्टेप आते हैं उससे वो कंसर्न होता है। 4 स्टेप कौन कौन से हैं हमारे, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। एंड अकाउंटिंग किससे कंसर्न होता है, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी कि हम क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग का क्या लॉजिक है, क्यों करते हो, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा करने का, तो वो हम अब पढ़ने वाले हैं।
तो देखो, रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन से नेचर के, मतलब जिसको हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं और एक अच्छे मैनर में रिकॉर्ड करना है, सिस्टमेटिक मैनर, यानी कि सामने वाला उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। फिर हम क्यों करते हैं, ये क्यों रिकॉर्ड करते रहते हैं ट्रांजैक्शंस को, क्यों अकाउंट करते रहते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस पता करना है अपने अकाउंटिंग पीरियड का। अब अकाउंटिंग पीरियड अब हमें 1 Jan to 31 December नहीं, अब याद कर लो हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या, 1 April to 31 March, ओके, 1 April to 31 March, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है नॉर्मली। फिर हमें क्या पता करना है, अपनी पोजीशंस पता करने कि मैं किस पोजीशन पे स्टैंड करता हूँ, ओके, ये हमें बैलेंस शीट से पता चलती है, ये याद रखना। फिर देन हमें अपने डाटा को कम्युनिकेट कर देना है अपने यूज़र्स को फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ओके। ऑब्जेक्टिव बहुत इजी था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन यानी कि हर चीज़ की, कोई भी चीज़ अपने में पूरी तरीके से संपूर्ण या पूरी नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती है। तो वैसे ही हमारी अकाउंटिंग की भी कुछ कमियां हैं। फर्स्ट क्या है, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वो पूरी तरीके से सही नहीं है, पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। जैसे जिसमें परचेज और रिसिप्ट बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन्स को मैं एस्टिमेट, अंदाज़ा लगा के रिकॉर्ड करी। जैसे कि आज मेरे पास ट्रांजेक्शन्स हुए, मैंने गुड्स को परचेज़ किया और मैंने तभी के तभी रिकॉर्ड कर दिया। ये नहीं कि मैं जब पैसा दूंगी तब रिकॉर्ड करूँगी, नहीं, मैंने तभी के तभी रिकॉर्ड कर दिया। क्या पता मैं बाद में पैसा ना दे पाई, क्या पता मैं बैड डेट हो गया मेरा पैसा। बैड डेट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट रिलाइजेबल वैल्यू। मीन्स जो चीज़ मैंने अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रखी है, मान लो मैंने मशीन्स रिकॉर्ड कर रखे हैं कि मैंने मान लो 2018 में मशीन को परचेज़ की थी 50,000 में, ठीक है, और 2020 में इसकी वैल्यू हो गई है 10,000, बट अभी भी वो मेरे जो उसमें है ना रिकॉर्ड है ना, वो 50,000 में से डेप्रिशिएशन कट करके रिकॉर्ड है, यानी कि वो उस वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं है कि जिसमें मैं सोल्ड करने वाली हूँ, जिस पे अभी वो मशीन बिकने वाली है। मान लो अभी कितने में बिक जाएगी, 10,000 में बिक जाएगी, सोल्ड हो जाएगी, उसमें रिकॉर्ड नहीं है, वो किसी और चीज़ में रिकॉर्ड है, यानी कि वो रिलाइजेबल वैल्यू, यानी कि रिलाइजेबल वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं होती। रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, यानी सोल्ड वैल्यू में रिकॉर्डेड नहीं है मेरा मशीनरी। नेक्स्ट आता है अकाउंट इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, यानी हमने फर्स्ट में पढ़ लिया था एट्रीब्यूट्स में, अकाउंट केवल किस चीज़ को रिकॉर्ड करता है, जो फाइनेंशियल इन नेचर होता है, जो मनी टर्म्स में होता है, वो हमारी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करता है। यानी कि मान लो मेरे ऑफिस में कोई स्टाफ है, बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत परमानेंटली ईमानदार है, ऑनेस्ट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और सामने वाला मेरे कंपनी जो मेरा कॉम्पिटिटिव है उसके स्टाफ उतने हार्ड वर्किंग नहीं है, बट मेरे हार्ड वर्किंग जो स्टाफ है मैं उनको बस जस्ट सैलरी देती हूँ, उनकी क्वालिटी को मैं थोड़ी रिकॉर्ड करती हूँ कि मेरे बैलेंस शीट में लिखूँगी कि मेरा जो स्टाफ है वो ऑनेस्ट है, दूसरा लिखूँगी मेरा स्टाफ जो है हार्ड वर्क है, नहीं, हम इग्नोर कर देते हैं उसके क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। तो ये सबसे बड़ी एक टाइप से हम लिमिटेशन मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। व्हाट इज़ द विंडो ड्रेसिंग, आपने देखा होगा कई बिजनेस में ना वर्ड्स लोग घपला, मीन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब ये होता है ना कि हम चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब ये होता है कि आपके सामने जो चीज़ें थी ना, आपने उसको अच्छे से सजा के दूसरों के सामने प्रेजेंट किया, मैनिपुलेट किया, दूसरे को आप गलत फहमी में डाल रहे हो। यानी कि मान लो मेरी बिज़नेस की पोजीशंस जो है, मैं अपने लॉसेस देख रही हूँ, मेरे बिज़नेस में लॉस है 2 लाख, प्रॉफिट कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैंने पता नहीं मैंने सीए को कहा कि आप ना इस डाटा को ऐसे प्रेजेंट करो, इस डाटा को ऐसे प्रेजेंट करो, लॉस दिखाओ ही मत, आप प्रॉफिट दिखाओ, जस्ट कि मेरे को 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो मेरा मतलब मेरी रैंक बढ़ जाएगी उस मार्केट में, तो लोग मेरे शेयर्स परचेज करने लग जाएंगे। तो ऐसे मैंने डाटा को मैनिपुलेट करती हूँ, तो ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं ऐसी पोजिशंस दिखा रही हूँ जो है ही नहीं। नेक्स्ट हमारा है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। में 12 बता रही थी, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ने वाले हैं 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंटरनल यूज़र। इंटरनल यूज़र यानी बिजनेस के, देखो बिजनेस जो होते हैं ना, एक तो उसके अंदर का बैकग्राउंड होता है, एक तो उसके बाहर का बैकग्राउंड होता है। तो जो अंदर जो बिजनेस के अंदर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल यूज़र। हमारे बिजनेस में नॉर्मली क्या क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं। ओनर्स कौन से होते हैं, जो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। कैपिटल यानी बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं, जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि उनको तो जानना ही होगा ना, कि उनको तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, तो उनको तो जानना ही है कि हाँ बताओ मेरे बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, मेरा बिज़नेस कितना चलेगा। तो उनको तो नॉर्मल सी बात है, उनको तो यूज़र्स होंगे ही, उनको तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए।
नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मान लो ओनर्स है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं पता है कि हम कैसे बिजनेस को मैनेज करेंगे, तो उसने एक मैनेजर हायर कर लिया है। अब मैनेजर को भी तो डिटेल्स चाहिए ना कि हाँ बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, कितना खर्चा हो रहा है, कॉस्ट में कितना इस प्रोडक्ट की वैल्यू है, तो मैं इस चीज़ में इतना रिड्यूस करूँगा, इस चीज़ में इतना रिड्यूस करूँगा, यानी उसको भी डिटेल्स चाहिए होती है ताकि वो सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सके। ठीक है। देन आता है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ कौन? जो वर्कर काम करते हैं हमारे ऑफिस में, वर्कर काम करते हैं, उनको भी जानना होता है ना कि अच्छा हम अब तो दिवाली आने वाले हैं तो बोनस मिलने वाला। बोनस कब मिलेगा? जब बिज़नेस फ़ायदे में चलेगा, बिज़नेस प्रॉफिट में चलेगा, तो उनको भी तो थोड़ा जानना रहता है कि हाँ मेरी बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही डिटेल किससे कनेक्टेड होती है? वही सेम वो पूरी डिटेल किससे कनेक्टेड है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा तब इन सबको हम तीनों को डिटेल्स देंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल यूज़र। व्हाट इज़ द एक्सटर्नल यूज़र? यानी जो बिज़नेस के बाहर जो यूज़र्स पाए जाते हैं हम उनको बोलते हैं एक्सटर्नल यूज़र। सबसे पहले एक्सटर्नल यूज़र्स क्या है? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मीन्स देखो बिज़नेस जो होता है, बिज़नेस के पास, बिज़नेस का जो ओनर है उसके पास सभी पैसे, सारे पैसे तो नहीं होते वो कंट्रीब्यूट करते हो अपनी बिज़नेस खड़ा करते, नहीं, उसको थोड़े बहुत लोन लेने पड़ते हैं, बैंक से लोन लेने पड़ते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने पड़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ओनली लैंड करते हैं, बस मनी को उधारी पे देती रहती है, वो रखती नहीं है अपने पास पैसे, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गए, ये लोन देता है। लोन किसको देंगे? उन्हीं को देंगे ना कि जिसको लगता है बैंक को कि हाँ ये प्रॉफिट अर्न कर सकता है, प्रॉफिट अर्न करेगा तो ये मेरा पैसा वापस कर सकता है, उसी को लोन देता है। ठीक है। देन आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो वो तभी देखेंगे ना कि हाँ बिजनेस प्रॉफिट कर सकता है फ्यूचर में या नहीं कर सकता है। फ्यूचर में कर सकता है प्रॉफिट, उनको आंसर चाहिए होता है, अच्छा बताओ तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी क्या है। अगर उन सबको आंसर जो मिल रहा है वो उनके अकॉर्डिंग मिल रहा है कि हाँ इसकी इतनी अर्निंग हो रही है तो येस ये मेरा पैसा लौटा देगा, या येस हाँ इसको इतना बेनिफिट होगा तो मेरे को इतना पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? नॉर्मली मैं इसको सिंपली बताती हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। क्रेडिटर्स का मतलब वो होता है जैसे कि मेरा बिजनेस है, ठीक है, मुझे मशीन्स चाहिए तो मैंने मशीन्स परचेज़ की, बट मैंने मशीन्स जो परचेज़ की ना वो मैंने उधारी पे परचेज़ किया, वो मैंने क्रेडिट पे परचेज़ की। उधारी को हम बोलते हैं नॉर्मली क्रेडिट पे परचेज़ किया। तो जिस पर्सन से जो मैं परचेज़ कर रही हूँ ना वो मेरा क्रेडिटर बन जाता है। क्रेडिटर यानी कि उसने जो मेरे को पैसा दिया है वो उधारी पे दिया, वो क्रेडिटर है मेरा। तो वो पैसा भी मुझे कब उधारी पे देगा? जब उसको पता रहेगा कि हाँ सामने वाला मुझे पैसा लौटा सकता है क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो येस वो मेरा पैसा लौटा सकता है। नेक्स्ट आता है रिसर्चर। रिसर्चर यानी देखा होगा बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं, उनको अपनी सर्वे कर रहे होते हैं तो उनको डिटेल्स चाहिए होती है इस कंपनी की, जैसे रिलायंस की डिटेल चाहिए, जियो कंपनी की डिटेल चाहिए, तो वो रिसर्च करते रहते हैं। तो उनको रिसर्च करने के लिए क्या चाहिए? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दे रिसर्च कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द डबल एंट्री सिस्टम। देखो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? नॉर्मली मैं इसका सिंपल सा मतलब बताऊँ, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम दोनों एक्सपेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट को भी एंड क्रेडिट को भी। यानी डेबिट मीन्स यानी कि तुमने गुड्स परचेज किया तो इसके दो एक्सपेक्ट्स तुम देखो क्या हो सकता है। फर्स्ट ये कि मेरे पास गुड्स आ रहा है, सेकेंड ये कि मेरे पास से क्या जा रहा है? मेरे पास से पैसा जा रहा है। ठीक है, हम पैसे को पे कर रहे हैं एंड गुड्स को रिसीव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? फीचर्स इज दैट फर्स्टली ये रिकॉर्ड करता है कंप्लीट ट्रांजैक्शंस। वही मैं गुड्स परचेज करी तो कंप्लीट रिकॉर्ड कर रहा है, परचेज का एस्पेक्ट्स भी और हम पे करें उसका भी, वही डेबिट का भी एंड क्रेडिट का भी, रिसीविंग एंड गिविंग, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर मैं डेबिट क्रेडिट को रिकॉर्ड कर रही तो मेरे ट्रांजेक्शन्स क्या होगा? पूरा कंप्लीट होगा, मीन्स डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा अब एडवांटेजेस क्या है डबल एंट्री सिस्टम के। तो देखो डबल एंट्री सिस्टम के जो एडवांटेजेस है, फर्स्ट एडवांटेज क्या है? वो साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक सिस्टम मतलब क्या कि हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम इट इज़ साइंटिफिक, क्योंकि कंप्लीट डाटा को रिकॉर्ड करता है। और वही कंप्लीट क्यों रिकॉर्ड कर, अब सेकंड पॉइंट भी वही आ गया, कंप्लीट रिकॉर्ड करता है। क्यों रिकॉर्ड करता है? अभी हमने देखा क्योंकि ये डेबिट को भी रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट को भी, मीन्स ये रिसीविंग को भी एंड गिविंग को भी रिकॉर्ड करता है, कंप्लीट को। तो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है क्योंकि हमने पूरी चीज़ को रिकॉर्ड किया, पूरी यानी कंप्लीट डिटेल्स रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट वही फोर्थ, फुल डिटेल फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल, यानी कि मुझे कंट्रोल करना है तो मेरे पास फुल डिटेल होना चाहिए और येस ये फुल डिटेल को रिकॉर्ड करता है। फिफ्थ यानी कंपैरेटिवली स्टडीज़ पॉसिबल, यानी कि मैं अपने डाटा को कंपेयर कर सकती हूँ प्रीवियस डाटा से। नेक्स्ट मुझे फ्रॉड का आसानी से पता चल जाएगा, यानी कि कोई मुझे कुछ गलत
डिटेल प्रोवाइड कर रहा है तो मैं फटाफट अपनी डिटेल्स चेक कर लूँगी, मुझे पता चल जाएगा यस ये फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि मेरे पास तो करेक्ट डिटेल्स है, मेरे पास मेरे फुल डिटेल है पूरी एसेट्स की, पूरी लाइबिलिटी की, सभी चीज़ की डिटेल है। तो यस गाइस, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ, पूरे चैप्टर्स पे वीडियो बना सकूँ। एंड थैंक यू गाइस।